हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो आप लोगों का स्टैट्स का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो आपका लैब बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टैट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का, जो लैब एग्ज़ाम होगा उसका क्या रहने वाला है। और ये जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सारा जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ जो स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का। तो सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, आप सबको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पार्ट ए का क्वेश्चन है और इसकी जो वेटेज होगी वो 5 मार्क्स होगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक पार्ट बी रहेगा पेपर में। इस पार्ट में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक। और आपको इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इन टोटल पेपर में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट 1 से एक और पार्ट बी से कोई भी 3। तो एज़ पर जो हमारा स्टैट्स की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन बी या पार्ट बी में आपके पास चॉइस रहने वाली है। ठीक है, तो अब इस पीडीएफ में से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहले बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 में देखिए क्या है, आपको बोला गया है जनरेट अ टेबल ऑफ 20 रोज एंड 20 कॉलम ऑफ 400 नंबर्स बिटवीन 1 to 400 यूजिंग एन एक्सेल फंक्शन। तो आपको सिंपली कहा गया है कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 20 रोज होंगे और 20 कॉलम होंगे। तो 20 इंटू 20 अगर आप देखोगे तो टोटल 400 नंबर हो जाएंगे। और इसको जो आपको बनाना है वो बनाना है एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है, तो जब ये 400 नंबर आप बना लेंगे उसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुर्टोसिस, क्यूनेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मेनली आपको पहले तो रैंडम नंबर जनरेट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं इसको निकालना आना चाहिए। अब ये जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हो, इन सब के लिए एक्सेल में पहले से फंक्शंस अवेलेबल है। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, फंक्शन टाइप करना है, उसमें डेटा का रेंज बताना है, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूँ तो स्टेप्स कुछ इस टाइप से रहेंगे। पहला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा कि आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, एक बार जब आप नंबर जनरेट कर लोगे उसके बाद स्टेप 2 में आपको रैंडम नंबर को कन्वर्ट करना है फिक्स में। ठीक है, रैंडम नंबर टू बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि जो हम नंबर जनरेट करते हैं वो वेरिएबल नेचर के होते हैं, तो हमें उसे फिक्स करना होता है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, आप जो भी डेटा सेट बनाएंगे, जो भी आप रैंडम नंबर्स को जब कन्वर्ट कर दोगे फिक्स्ड नंबर में, तो आप उस डेटा सेट को एक नाम दे देंगे। ठीक है, तो डेटा सेट टू बी रीनेम्ड। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 4 जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते जाइए, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रैंडम नंबर जनरेट। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है हमें 20/20 लेना है। ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं इसको कर देता हूँ साइड में। अब देखो, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास रैंड बिटवीन का। तो आपको एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाना हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि जिस भी सेल में फंक्शन लगाना है, जैसे मान लीजिए मुझे A1 सेल में फंक्शन लगाना है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्सर ले जाऊँगा। यहाँ मैं कर्सर ले आया, देखिए जहाँ भी मेरा कर्सर है यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू का साइन जरूरी है। इज इक्वल टू, इसके बाद मैं टाइप करूँगा फंक्शन का सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स मतलब उसका नाम। तो ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम होता है रैंड बिटवीन। तो आपको टाइप करना है RANDBE। आप इतना टाइप करेंगे तो ये देखो ये अपीयर हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो या तो डबल क्लिक करके, ये जो कर्सर है इसको यहाँ ले जाओ, डबल क्लिक कर दो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फंक्शन का नाम टाइप करो और क्या करो, टैब दबा दो। ठीक है, टैब की होती है आपके लेफ्ट साइड में दिखेगी आपको ऊपर, TAB, टैब का जो की बटन है उसको दबा दो तो ये फॉर्मूला अपने आप ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ना ब्रैकेट लग गया और ये आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है। एक पूछ रहा है बॉटम नंबर और एक पूछ रहा है टॉप का नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि बॉटम में क्या लेना है, टॉप में क्या लेना है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पाएंगे हमें जो नंबर लेना है वो 1 से 400 लेना है। तो बॉटम हो गया 1 और टॉप हो गया 400। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉटम 1, उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर ये पूछ रहा है आपसे टॉप का नंबर। तो टॉप का नंबर है 400। ये 400 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका जनरेट हो गया पहला नंबर। ठीक है, अब हमें पता है ना कि 20 रोज चाहिए और 20 कॉलम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे 20 रोज में, नीचे की तरफ कॉपी कर लेंगे। अब एक्सेल में कुछ भी अगर आपको कॉपी करना हो तो आप कई तरीके से कॉपी कर सकते हैं। पहला, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना कर्सर इस कोने पे लाओ तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप नीचे की तरफ खींच सकते हैं, कहाँ तक, 20 तक। तो ये फार्मूला कॉपी हो गया और नंबर जनरेट हो गया, 20 नंबर नीचे की तरफ जनरेट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 20 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको राइट की तरफ खींचें तो कॉलम बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए, अगर हम इसको राइट की तरफ खींचते जाएंगे तो हमारे कॉलम 20 हो जाएंगे। ठीक है, पी पे जब आप आ जाओगे तो ये 20 कॉलम पूरे हो गए। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ड्रैग से कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है बड़ा आसान सा, वो क्या है कि आप यहाँ पे कंट्रोल C करो और जहाँ से जहाँ तक आपको नीचे जाना है, जैसे मुझे यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दिया मैंने, इससे भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि ये जो 20 नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं इसको हमें राइट की तरफ भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप 20 गिन लीजिए कहाँ पूरा हो रहा है और कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। तो ये दो तरीके हैं जो इजी तरीके हैं डेटा को कॉपी करने के। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से करना इसको, उससे आप जल्दी कर पाओगे। सबसे पहले नीचे की तरफ 20 सेल ड्रैग कर लो और उसके बाद राइट साइड में 20 सेल जो हैं वो ड्रैग कर दो। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये कॉपी करोगे डेटा को आप, तो देख लेना कि ये 400 वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है ना कि 400 नंबर लेने हैं हमें, 400 रैंडम नंबर। तो ये 400 से ज़्यादा है मतलब आपने ज़्यादा कॉपी कर दिया है, 400 कम है तो कम कॉपी किया। अब ये चेक कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले वाले सेल में आ जाओ, पहले वाले सेल में अपना कर्सर ले आओ और कंट्रोल A दबा दो। कंट्रोल A दबाने से क्या होगा, जितने भी आपने नंबर लिखे हैं ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये काउंट जो आ रहा है, ये काउंट इसका कितना है, 400, मतलब हमारे जो सेल हैं जो भरे हुए हैं वो 400 है। ठीक है, तो हमने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में मैंने ये कहा था कि हम इस रैंडम नंबर को फिक्स करेंगे। अब फिक्स क्यों करना है, क्या दिक्कत है, तो वो समझो। ये जो नंबर है ना ये वेरिएबल नेचर के हैं, चेंज होते हैं। जैसे एक्सेल में आप कुछ भी टाइप करोगे या कुछ भी लिखोगे तो आप देख पा रहे होंगे ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नंबर फिक्स रहें, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। तो फिक्स करने के लिए क्या करना है कि आपको इस डेटा को कॉपी करके और पेस्ट करना है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे,
पहले सेल में आ गए, कंट्रोल ए करो, पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, तो ये कॉपी हो गया। अब जहाँ भी आपको पेस्ट करना है उस सेल पे चले जाओ। जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, तो मैं यहाँ आ गया A23 में। ठीक है, अब पेस्ट डायरेक्ट आपको नहीं करना, कंट्रोल वी का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल को आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। जैसे इस सेल में आने के बाद आप अपने माउस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये पेस्ट स्पेशल का। इस पे जब क्लिक करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको वैल्यूज़ पे जाना है, वैल्यूज़ पे जाके ओके कर देना है। ये क्या हुआ, ये मेरा जो डेटा था, जो 400 नंबर थे, वो पेस्ट हो गए। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वहाँ पे वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये डेटा हमारा कॉपी हो गया। तीसरा स्टेप अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या लिखा था, तीसरा स्टेप लिखा था कि डेटा सेट टू बी रीनेम्ड। अब ये जो हमने नया डेटा बनाया है ना, जो नया हमने कॉपी करके डेटा सेट क्रिएट किया है, इसको रीनेम कर देना है। तो रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले सेल पे जाएंगे जो नया वाला कॉपी करके लाए हैं और कंट्रोल ए दबा दो। उससे क्या होगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका ना हम एक नाम दे देंगे ताकि कैलकुलेशन में इजी हो हमें। नाम कैसे देंगे, ये देखो, ये नेम बार बोलते हैं या इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे ये कर्सर है मेरा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे क्या, डेटा सेट 1। इसमें कोई स्पेस मत देना, सीधा लिख देना डेटा सेट 1 और एंटर दबा देना। एंटर दबाते ही क्या हुआ कि ये जो आपका डेटा है ना, इसका नाम आ गया डेटा सेट 1। तो अब हम जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी होगी तो हमें बार बार माउस से सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम सीधा डेटा सेट 1 टाइप करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन पे। अब वन बाय वन ध्यान से देखते जाइए क्या क्या हमें निकालना है। मैं जल्दी से इसको निकालता हूँ। सबसे पहले निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है एवरेज। तो आप लिखेंगे AVERA, इतना लिखेंगे तो एवरेज आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही एवरेज दिखने लगा, टैब दबा दो, फॉर्मूला खुल गया। अब आपसे पूछता है ये सेल रेफरेंस, आपसे ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपका कहाँ डेटा है। तो डेटा जो हमारा है उसका नाम हमने दे दिया डेटा सेट 1। तो हम डेटा सेट 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको डेटा सेट 1 दिख रहा होगा, तो या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो तो सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप टैब दबा दोगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। बस ये याद रखना कि जब टैब दबाओ तो ये आ जाए पूरा, ठीक है, दिखने लगे और ऊपर का सेलेक्ट भी हो जाए। ये देखो, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ डेटा सेट 1 दिख भी रहा है नीले रंग में। अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे, तो ये हमारा मीन निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है =MED। MED लिखोगे तो मीडियन दिखने लगा। टैब का बटन दबाओ और फिर से यहाँ पे लिख दो डेटा सेट 1, ब्रैकेट बंद करो, एंटर कर दो, मीडियन भी कैलकुलेट हो गया। फिर निकालेंगे मोड। मोड के लिए क्या करेंगे, =MODE, और ये वाला यूज़ करना जो सिंपल वाला मोड है, MODE वाला। टैब दबाओ, फिर से ये डेटा पूछ रहा है तो डेटा सेट 1, टैब, ब्रैकेट बंद, एंटर, मोड भी निकल गया। मोड के बाद क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन होता है STDEV। ठीक है, ये वाला, ये जो है ST देव। तो इस पे आ जाओ, इस पे आके टैब दबा दो, ये खुल गया। फिर डेटा लेना है तो डेटा सेट 1, ब्रैकेट बंद, एंटर। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद बताना है आपको कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस के लिए हमारे पास फंक्शन होता है KURT, कोट। कोट लिख के टैब दबाओ, डेटा का नाम दे दो, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये भी हो गया। उसके बाद आपको बताना है स्क्यूनेस। सेम ऐसे ही SKE, इसका जो फंक्शन होता है स्क्यू। तो स्क्यू को टैब से सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा का नाम दे देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई, जल्दीबाजी में डेटा का नाम सेलेक्ट नहीं हुआ सही से, डेटा ही रह गया। तो आप जब टैब दबाओ तो देख लो
ये डेटा सेट पूरा लिखा आ गया हो, ब्रैकेट बंद, एंटर। स्क्यूनेस भी हो गया। इसके बाद पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए एम ए एक्स फंक्शन होता है, तो इज इक्वल टू एम ए एक्स लिखो, टैब दबाओ, फॉर्मूला खुल गया, डेटा का नाम लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो, ये भी आ गया। एक आपसे पूछा है मिन, उसके लिए इज इक्वल टू एम आई एन मिन, टैब, डेटा सेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी निकल गया। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, एक बार बस रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसको फिक्स कर देना है और डेटा को एक नाम दे देना है। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स आप ये सारे स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला पता हो। ठीक है, तो जैसे एवरेज के लिए क्या फंक्शन यूज़ किया हमने, एवरेज के लिए यूज़ किया एवरेज। ठीक है, उसके बाद हमने मीडियन के लिए क्या यूज़ किया, मीडियन। ठीक है, मीडियन यूज़ किया और उसमें डेटा सेट का रेफरेंस दे दिया। तो एक बार अगर आप ये निकाल लेंगे तो उसके बाद बहुत ईजिली आप इसको निकाल पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोड हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने एसटी डेव लगाया था, तो ये मैं सारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख पाओ। ये कूट हो गया। स्क्यूनेस के लिए स्क्यू था फॉर्मूला हमारा। मैक्स के लिए मैक्स था और मिन के लिए जो फंक्शन था वो मिन था। तो एक्सेल उतना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपको फंक्शन याद हो या आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो एक्सेल का। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा पहले वाला, और इसके लिए मैंने आपको स्टेप भी लिख दिए हैं। तो आप इस स्टेप की सहायता से, और कहीं आप अटक जाओ तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन 1। ठीक है, मेन है सारा फंक्शन याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 बेस्ड है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आप सब ने पढ़ा हुआ है स्टैट्स में, तो उसी पे बेस्ड है। आपको क्या किया गया है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं बच्चों के, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के और अकाउंटेंसी के। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि कोरिलेशन बताओ, रिग्रेशन इक्वेशन बताओ, वाई ऑन एक्स एन एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन डायग्राम में दिखाओ, और उसके बाद पूछा गया है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट बताओ। ये 4 चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले तो हम ये डेटा टाइप कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो हम लिख लेंगे मार्क्स इन स्टैट्स। एक हमें दिया है मार्क्स इन अकाउंट्स, तो ये भी लिख लेंगे मार्क्स इन अकाउंट्स। वैल्यू देखते हैं 80, 75, 64, 72, 80, 75, 64 एंड 72। उसके बाद है 58, 76, 60, 58, 76, देन 60, 42, 55, 42 एंड 55। ये आपका स्टैट्स के मार्क्स हो गए। उसके बाद मैथ के हैं 78, 71, 68, 78, 71, 68, देन 67, 66, 85, 67, 66, 85, 75, 55 एंड 60। तो ये हमारे मार्क्स इन अकाउंट्स हो गए। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमारे पास कोरिलेशन के लिए ना 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो एक्चुअल में ये मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स क्या है, 2 वेरिएबल है। तो एक को हम लिख लेंगे x और एक को लिख लेंगे y। जैसे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को हमने मान लिया x और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को हमने मान लिया y। अब ये डेटा को ना मैं सेंटर में कर रहा हूँ। सेंटर में करने के लिए आप ये होम टैब में अलाइनमेंट वाले में यहाँ क्लिक करोगे तो ये सेंटर में हो जाएगा डेटा आपका।
ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया था हमने उसको कॉपी कर लिया। अब आपको निकालना क्या क्या है, देखो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, कोरिलेशन के लिए क्या होता है, आपको टाइप करना है, फंक्शन का नाम होता है इज इक्वल टू कोरेल, COR लिखोगे तो ये आ जाएगा। टैब दबाना है, टैब दबाने के बाद आप देखेंगे दो चीज़ें मांग रहा है आपसे, एरे 1 और एरे 2। तो एरे 1 हो गया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, इसको सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, फिर मांगता है एरे 2, तो एरे 2 मार्क्स इन अकाउंट्स, इसको सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर प्रेस कर दो। तो ये आपका आ गया कोरिलेशन। इसके लिए क्या फंक्शन हमने यूज़ किया, इसके लिए जो फंक्शन यूज़ हुआ उसका नाम है कोरेल। ठीक है, कोरेल, कोरेल के बाद क्या पूछता है आपसे, एरे 1 और एरे 2। ठीक है, तो एरे 1 और एरे 2 में हमने क्या किया, एक्स सेलेक्ट कर लिया जितने नंबर थे और वाई सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने फंक्शन भी लिख दिया क्या लगाया है। सेकंड आपसे पूछा गया है रिग्रेशन इक्वेशन, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, और ये आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आपने रिग्रेशन वाला चैप्टर थोड़ा सही से पढ़ा हो। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन ना हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है एक्स ऑन वाई और एक होता है वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं। अब कैसे लिखते हैं इसको हम, अगर आपको एक्स की इक्वेशन लिखनी है तो ये होता है एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी ए प्लस बी वाई, ये एक्स की इक्वेशन है। और y वाली अगर हमें लिखनी हो तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है y का। ठीक है, तो ये दो हमारी इक्वेशन हो गई, एक y ऑन x और एक x ऑन y। ठीक है, अब ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा कि हमें दो चीज़ें चाहिए, क्या क्या, एक तो a पता होना चाहिए और एक b पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। a को बोला जाता है इंटरसेप्ट और बी को बोला जाता है स्लोप। तो अगर आप ए और बी निकाल लो तो आप ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट का जो फंक्शन होता है बड़ा सिंपल होता है, इंटरसेप्ट ही बोलते हैं उसको। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इंटर। ठीक है, इंटर टाइप किया तो इंटरसेप्ट शो हो गया, टैब दबा दो। अब देखो ये आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, नोन वाई और नोन एक्स। तो पहले वाई को सेलेक्ट करेंगे, वाई कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर आपसे पूछ रहा है नोन एक्स, तो नोन एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स आ गया, ब्रैकेट करो बंद, एंटर प्रेस कर दो, इंटरसेप्ट आ गया। इसके बाद आपसे पूछा गया है स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप, स्लोप ही होता है फॉर्मूला इसका। तो आप SLO लिखोगे तो आ जाएगा, टैब दबाओ। ये भी आपसे सेम वही चीज़ें पूछेगा, नोन वाई और नोन एक्स। तो नोन वाई के लिए y को सेलेक्ट किया यहाँ तक, कॉमा लगाया, फिर नोन एक्स के लिए x को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, स्लोप आ गया। ठीक है, जब a और b निकल गया तो हम ये इक्वेशन ईजिली लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, 30.45, तो 30.45 प्लस b आता है, तो b क्या है 0.60, और साथ में इसके क्या था y, तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए क्या है 30.45 प्लस b क्या है 0.60, और साथ में क्या है इसके x। तो ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन निकल गई। ठीक है, तो ये देखने में आपको हो सकता है मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको निकालना, प्रोवाइडेड आपको फंक्शन पता हो कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी निकल गई, एक निकल गई कोरिलेशन और एक निकल गया रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है यहाँ पे, शो रिग्रेशन लाइन इन डायग्राम। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से दिखाएंगे, रिग्रेशन लाइन इन डायग्राम। ठीक है, तो इसको अब डायग्राम बनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं स्कैटर डायग्राम बनाता हूँ और उसमें आपको लाइन दिखा दूंगा। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन हम इसको स्कैटर डायग्राम से बनाएंगे।
तो कोई भी डायग्राम बनाने के लिए या कोई भी चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको पहले डेटा को सेलेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स इन स्टैट्स और मार्क्स इन अकाउंट्स को पहले सेलेक्ट कर लेंगे दोनों को। फिर जाएंगे इंसर्ट में जाके आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करना, वहाँ से आपको ये दिखेगा। फिर यहाँ से जाना ऑल चार्ट्स में ये ढूंढना स्कैटर, XY स्कैटर, इस पर क्लिक कर देना। और ये जो पहला आ रहा है ये, इस पर ओके कर देना। तो ये चार्ट आ गया आपका। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का हमारा चार्ट आ गया। अब इसमें ना लाइन ड्रॉ करनी है हमें, डॉट्स तो हैं, लाइन हमें इसमें बनानी है, ट्रेंड लाइन एक तरीके से बनानी है। तो बहुत आसान है, आपको अपने राइट साइड में प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका लाइन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि ये यहाँ पे कवर कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके कर्सर को पकड़ो और इसको नीचे ले आके चार्ट को छोड़ दो या इधर कर दो ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट, आप चाहें तो इस चार्ट को और नीचे ला सकते हैं, जहाँ पे ये थर्ड पॉइंट आपने लिखा था यहाँ पे भी ला सकते हैं। बस आपको क्लिक करके माउस से इसको नीचे की तरफ खींच देना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो अगर आपको वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट याद हो, थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। इसको हम लिखते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट लिख लेते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा, एक होता है BXY और एक होता है BYX। ठीक है, तो BXY और BYX निकालने के फॉर्मूले कई सारे हैं बुक में, हम यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सिंपल वाला फॉर्मूला जो होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, तो एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है r से। ठीक है, r से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा BXY निकल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बुक में देखा होगा। ऐसे ही BYX के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। BYX के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू r। ठीक है, तो इससे हम अपने दो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, देखिए, आपको एक चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एक आपको चाहिए r। ठीक है, तो r बेसिकली क्या होता है, r कोरिलेशन ही होता है। r तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी अगर कर लें या सीधा लिख लेते हैं 0.8085। ठीक है, r हमारा क्या है 0.085, ये हमने लिख लिया। ये दो चीज़ें हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये ठीक कर लेते हैं, ये था 8085। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे निकलेगा, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्सेल में कोई भी चीज़ फंक्शन से निकल जाती है। तो इसके लिए क्या फंक्शन बताया था थोड़ी देर पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है STDEV। तो STDEV को सेलेक्ट करो। अब आपसे पूछ रहा है डेटा, तो x की जब हम बात करेंगे तो x का डेटा कहाँ है, ये सारा हमारा x का डेटा है। ब्रैकेट बंद करो, एंटर दबाओ, x का निकल गया। ऐसे ही y का निकाल लेंगे, STDEV, ब्रैकेट ओपन, ये y का डेटा है, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया,
एंटर दबा दिया, y निकल गया। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और r। जब आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ये निकल जाएगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये है, तो इसको सेलेक्ट किया। डिवाइड किससे हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, r से, तो ये r हो गया। इसको एंटर करेंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक्सेल में कोशिश कीजिएगा ब्रैकेट जहाँ हो वहाँ ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, हालांकि कोई चेंज होगा नहीं, बट स्टिल यहाँ ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक मिनट, ये मेरा कर्सर थोड़ा इशू कर रहा है। इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई, ये है H48 इंटू में r। तो r आपका इंटू के लिए याद रखिएगा, एक्सेल में ना स्टार यूज़ होता है जिसको एस्ट्रिक बोला जाता है, तो स्टार इंटू में r। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया। तो bxy हमारा निकल गया और byx भी निकल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको बस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आप ये दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालोगे तो आपको ये दो फंक्शन पता होने चाहिए, ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमें इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है। उसके लिए आपको ये नाम याद रखने हैं, इंटरसेप्ट का फंक्शन इंटरसेप्ट होता है, स्लोप का फंक्शन स्लोप होता है। उसके बाद रिग्रेशन लाइन के लिए आपको स्कैटर डायग्राम सेलेक्ट कर लेना है और ऐड एलिमेंट्स में जाके एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेना है। चौथा था हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो ये दो टाइप का होता है, एक bxy होता है और एक byx होता है। ये उन दोनों के फॉर्मूले हैं, इसके हिसाब से हमने वैल्यूज़ निकाल ली और ये कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है आपका इंडेक्स नंबर से, और ये भी बहुत ही सिंपल है। इंडेक्स नंबर आप सब ने पढ़ ही लिया होगा क्लास में, तो उसी क्वेश्चन को हम एक्सेल पे करने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें फंक्शन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सारा मैनुअल होगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन का जो स्टेप है उसमें एक्सेल को यूज़ करेंगे, कोई ऐसा फंक्शन इस पर नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको टाइप कर लेते हैं जल्दी से। आपके पास सबसे पहले है कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ टाइप कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास है P0 Q0, आप कोशिश कीजिए कि इसको स्मॉल p0 ही लिखिए, P0 Q0, उसके बाद है P1 और Q1। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि ये P0 जो होता है ना, ये नीचे की तरफ आता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हो। आप लिखो P0 और इस ज़ीरो को ना सेलेक्ट कर लो, ज़ीरो को सेलेक्ट करो और यहाँ देखो ये फॉन्ट में ना एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट का और एक सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ कोई साइन लगाना, और सुपर स्क्रिप्ट पावर में कोई साइन लगाना। तो हमें P0 चाहिए, ज़ीरो नीचे चाहिए, तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो ये P के नीचे ज़ीरो आ गया। ऐसे ही Q0 अगर हमें करना है तो Q लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे और ज़ीरो को सेलेक्ट करके फिर से हम क्या करेंगे, इसमें जाके और सब स्क्रिप्ट पे ओके कर देंगे। तो देखो ज़ीरो नीचे आ गया। जब आप ये कई बार करोगे ना तो ये दोनों कमांड आपको एक्सेल में ही शो होने लगेगी यहाँ पे।
ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, P1, तो 1 को सेलेक्ट करो और यहाँ आके इस पर क्लिक कर दो, ये P1 हो गया। ऐसे ही Q1 के लिए क्या करेंगे, Q1 लिखेंगे और 1 को हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया P0 Q0 P1 Q1, ये हमने कर लिया। अगर आपको ये नहीं करना आ रहा तो आप सिंपल P0 Q0 भी लिख सकते हो। अब आप देख सकते हैं कॉमोडिटी हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ABCDE ये लिख लेंगे, A, ये आ गया B, C, D और E, ये 5 कॉमोडिटीज़ आ गई। उसके बाद है हमारे पास प्राइस 55, 35, 60, 20 एंड 30, तो ये टाइप कर लीजिए 55, 35, 60 देन 20 एंड 30, 60, 20 एंड 30। उसके बाद है Q0, Q0 क्या है, 200, 150, 300, 450, 380, 200, 150, 300, 450 और 380, ये टाइप कर लिया हमने। फिर P1 देखिए, ये P1 की लाइन है, ये 70, 55, 110, 70, 55, 110, 35 और 45, 35 और 45, ये आ गया। फिर है हमारा Q1, 220, 250, 220, 250, 380, 550 और 600, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन सब को आप क्या करो, बताया था मैंने कि एक्सेल में इसको हम सेंटर में कर लेंगे सबको। तो सेंटर में करने के लिए सेलेक्ट करो और यहाँ आके क्लिक कर दो इस वाले कमांड पे, ये जो बटन है, तो ये सेंटर में हो गया। अब देखिए अगर आपको याद हो तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है। एक है पाशे इंडेक्स, ठीक है, एक हमें निकालना है लेस्पियर, एक हमें निकालना है पाशे, एक हमें निकालना है लेस्पियर्स इंडेक्स और एक हमें निकालना है फिशर, ठीक है। पहले लेस्पियर, फिर पाशे, फिर फिशर, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ कोड बताए थे कि लेस्पियर में 1000 याद रखना और पाशे में 1101, ठीक है। और फिशर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं L/T। ये कुछ मैंने ट्रिक्स आपको बताए थे। तो लेस्पियर का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर 1000 के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ये होता है P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है और ये इंटू हो जाता है 100 से, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, इंटू 100, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पाशे का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आप 1101 कोड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बुक में फॉर्मूला है आपके, आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। इस कोड को याद रख के आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। एक हमें चाहिए P0 Q0, एक हमें चाहिए P1 Q0, एक हमें चाहिए P0 Q1 और एक हमें चाहिए P1 Q1, ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जब मैनुअली सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। यहाँ आपके पास एक्सेल है तो आप सेल रेफरेंसिंग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ और किसका सम चाहिए, ये किसका प्रोडक्ट है, P0 Q0 का ना, तो P0 सेलेक्ट करो, इनटू का साइन लगाओ और Q0 सेलेक्ट कर लो, एंटर दबा दो, ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी करना है हमें नीचे, तो या तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो या यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दोगे तो भी आ जाएगा, तो भी ये नीचे तक पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही P1 Q0 निकाल लेंगे, तो इज इक्वल टू लिखेंगे, P1 कहाँ है, P1 ये है, इनटू का साइन लगाया, Q0 ये है, इसको सेलेक्ट कर लिया,
एंटर दबा दिया। कॉपी करने के लिए यहाँ आके इसको डबल क्लिक कर दो, नीचे आ गया। ऐसे ही P0Q1 के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू P0 इंटू में Q1 हमारा ये है, एंटर, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप से या डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अब रह गया P1Q1, तो इज इक्वल टू ये P1 है, इंटू का साइन ये Q1 है, एंटर, और यहाँ डबल क्लिक कर दो, ये भी आपका आ गया। अब आपको पता है कि ये जो हमें चाहिए होता है ना, ये सम चाहिए होता है एक्चुअल में। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पे होता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का साइन अगर आपको लगाना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंसर्ट में जाके आप, सॉरी इंसर्ट में नहीं, यहीं पे ना आपको ये मिलेगा, सिंबल का एक ऑप्शन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंसर्ट सिंबल, ये रहा। हाँ, इंसर्ट में जाके यहाँ सिंबल देखोगे, सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये खुल गया। सिंबल में आपको जाना है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो मैथमेटिकल में ही आपको यहाँ पे सिग्मा दिख जाएगा। एक मिनट, ये रहा, देखो सिग्मा का साइन ये है, इस पर क्लिक करो और इंसर्ट करो तो ये सिग्मा का साइन आ गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, और ये हम कॉपी करके ना सब में लगा सकते हैं जहाँ जहाँ फॉर्मूला था हमारा। तो सिग्मा कहाँ कहाँ आता है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है, ये सम ऑफ P1Q0 डिवाइड बाई सम ऑफ P0Q0 ऐसे बनता है। सिग्मा लगाना रह गया था, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो सिग्मा मीन्स इन सब का सम भी चाहिए आपको। तो सम के लिए एक्सेल में क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम टाइप करो, टैब दबाओ, फॉर्मूला खुल गया, और किसका सम करना है उसको सेलेक्ट कर लो। तो ये इतना सम करना है, सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। अब ये पहले वाला हो गया। अब यही फॉर्मूला हमें सब पे लगाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और सब में सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ड्रैग कर सकते हो, जैसे इस सेल पे आके यहाँ पकड़ के इसको राइट की तरफ खींच दोगे तो भी ये फॉर्मूला लगा देगा। इसको बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना डबल क्लिक करके, ये फॉर्मूला ठीक लगा है, ठीक है। तो ठीक लगा है, सम ठीक कर रहा है ये, ठीक है। अब हम फॉर्मूले वाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। लेस्पियर इंडेक्स क्या कहता है कि सम ऑफ P1Q0, तो इज इक्वल टू का साइन लगाओ, सम ऑफ P1Q0 क्या है, ये है, इसको किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ P0Q0 से, इससे डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टार लगा के और 100 लिख दीजिए, एंटर दबा दीजिए, 161 आ गया। ऐसे ही पाशे का निकालने के लिए इज इक्वल टू P1Q1 का सम, P1Q1 ये है, इसका सम डिवाइड बाई P0Q1, तो P0Q1 ये है, और ये पूरा इंटू हो जाएगा किससे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आगे पीछे ब्रैकेट और इंटू कर देंगे 100। ब्रैकेट का बड़ा रिलेवेंस है एक्सेल में, ब्रैकेट आपको ध्यान से लगा देना है। तो ये आ गया 161.32 और ये आ गया 161.20। अब हमें पता है ना कि फिशर क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, तो बहुत आसान है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये आपका आ गया फिशर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि फिशर इंडेक्स जो होता है वो एक्चुअल में सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ पे रूट भी आता है, ठीक है। रूट लगाना रह गया था, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू पी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू पी। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, स्क्वायर रूट लगाना रह गया। तो एक्सेल में स्क्वायर रूट लगाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है SQT, ठीक है। आपने प्रोडक्ट निकाल लिया ना, तो यहाँ पे आके या तो आप यहीं पे लगा दो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, या फिर आप अलग से लगा दो। जैसे ये प्रोडक्ट आ गया ना, तो इज इक्वल टू SQRT फंक्शन होता है, SQRT फिर पूछता है कि किस नंबर का रूट निकालना है, तो इस नंबर का रूट निकालना है, इसको सेलेक्ट करो और एंटर दबा दो, तो ये आ गया L इंटू पी।
इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कि डायरेक्टली स्क्वायर रूट लगा दें और फिर इनटू करें। जैसे इज इक्वल टू लिखा, SQRT किया और आपसे ये नंबर पूछ रहा है, तो नंबर क्या है हमारा, इसका और इसका प्रोडक्ट करके हमें नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने लिखा SQRT दिस इंटू दिस और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर दबा दिया, तो ये आपका आ गया फिशर। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये उतना मुश्किल नहीं है, आप इसको कर लोगे एक बार और ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो विद इन 10 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब ये आप सम करोगे ना तो इसको मार्क कर देना थोड़ा किसी भी कलर से, कि ये टीचर को ध्यान रहे कि ये आपने सम निकाला हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 जो है ये क्वेश्चन 1 का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से मैं कहूँ तो अगर आप क्वेश्चन 1 कर लेते हो ना तो उसी के डेटा को यूज़ करके आप क्वेश्चन 4 कर पाओगे। जैसे यहाँ भी क्या करना है, जनरेट अ टेबल ऑफ 20 एंड 20 बाई 20। ठीक है, हैविंग 400 फिक्स्ड रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 400 यूजिंग एक्सेल फंक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चे क्वेश्चन 1 का डेटा 4 में यूज़ कर पाएँ, और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो विद इन मिनट जनरेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये 20 बाई 20 ना दे आपके एग्ज़ाम में, कोई और पूछ ले, तो हम उसको जनरेट कर सकते हैं रैंड बिटवीन से। तो जल्दी से जनरेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, बॉटम में क्या है 1 और टॉप में है 400, ब्रैकेट बंद करो, एंटर कर दो। ये पहला नंबर आ गया। अब 20 बाई 20 का बनाना है तो 20 इसको नीचे तक लेके जाएंगे, 20 पे रोक देना, यहाँ 20 पूरे हो गए। उसके बाद हम इसको राइट वर्ड लेके जाएंगे और टी पे लाके रोक देंगे। ठीक है, 400 हो गए। अब क्योंकि आपको ये चीज़ करनी आ गई है तो एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, जो शायद आप लोगों ने क्लास में भी नहीं पढ़ी होगी ना आपको सिखाई गई होगी। कॉपी करने का एक एडवांस ट्रिक भी है। वो क्या है कि एक बार कोई चीज़ निकाल लो और सेलेक्ट करो जहाँ तक आपको जाना है, इंक्लूडिंग दिस नंबर। जैसे मुझे ये फॉर्मूला कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इंक्लूड करते हुए नीचे तक सेलेक्ट करूँगा। कहाँ तक जाना है मुझे, 20 तक जाना है, तो 20 तक आ गया। और कंट्रोल डी याद रखना, कंट्रोल डी प्रेस कर दो, तो क्या हुआ, यही फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल डी का क्या मतलब होता है, कंट्रोल डी जब आप एक बार दबाएंगे एक साथ तो ये करेगा कॉपी फॉर्मूला डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ फॉर्मूला को कॉपी कर देता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है कॉपी करने की, इससे आप ड्रैग ड्रॉप से बच जाओगे। ठीक है, अब ये नीचे 20 हो गया, तो अब इसको पूरे को फिर से सेलेक्ट कर लो। अब हमें राइट में कहाँ तक जाना है, और 20 जाना है, तो राइट में आगे बढ़ते जाओ शिफ्ट दबा के, और जो आपकी एरो की है राइट वाली वो दबाते जाओ और 20 पे आके रुक जाना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 20 रो 20 कॉलम, या फिर ये टी सेल तक याद रखो, यहाँ पे आके रुक जाओ। और अब आप दबा दो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है वो राइट वर्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल आर हमने दबा दिया, कंट्रोल आर, इससे क्या हो गया, आपका जो डेटा था वो राइट की तरफ कॉपी हो गया। ये दो ही हमारे पास कमांड होती हैं, लेफ्ट की तरफ या ऊपर की तरफ हम कॉपी नहीं कर सकते इससे, या तो डाउन कॉपी कर पाएंगे या राइट कॉपी कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, और आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद रहे तो सिंपल है, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप से करो। अब देखो ये 400 हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल है तो इसको फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, पहले सेल में आके कंट्रोल ही दबाएंगे, इसको किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके राइट क्लिक, फिर पेस्ट स्पेशल, फिर वैल्यूज़, फिर ओके। अब ये डेटा मेरा पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो 1 बाई 1 करते जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। इस डेटा का आपको फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए
आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल हम लिख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास इंटरवल ऐसे लिखूँ, 0, फिर यहाँ पे स्लैश का साइन, 0 स्लैश का साइन, और यहाँ पे लिखूँ लेस से, जैसे 0 से 400 तक है ना नंबर, 1 से 400 तक, तो मैं 50-50 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास का जो साइज ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ, तो 0 से 50। तो मैंने क्या किया, एक सेल में 0 लिखा, एक सेल में डैश और एक सेल में 50। तो क्लास इंटरवल मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो क्या हो गया कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा था क्लास इंटरवल, ये तीनों कॉलम के ऊपर आ गया। उसके बाद अब लिखते हैं आगे। 0 के बाद हमें क्या चाहिए, अगला इंटरवल क्या होगा, 50 से 100 तक जाएगा अगला। ठीक है, एंटर प्रेस करके यहाँ पे 100 लिखो। अब देखो, ये बार बार अगर मैं टाइप करूँ तो टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में ना एक बड़ा अच्छा फंक्शन है कि अगर आप कोई 2 नंबर लिख दो, ठीक है, और वो एक सीक्वेंस में है, तो उसके आगे अगर आप सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो ये सीरीज फिल करता जाएगा। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तो ये सीरीज फिल करता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 लिखूं, 4 लिखूं, 6 लिखूं, और इसको सेलेक्ट करके आगे ड्रैग करूं तो ये अगेन सीरीज फिल कर रहा है। देखो 6, 8, 10, दो दो के गैप में। तो ये एक एक्सेल की यूटिलिटी है, ये सीरीज को फिल कर देता है। अब क्या होगा कि जब आप 0 और 50 लिख के इसको नीचे की तरफ खींचोगे ना, तो 50-50 के गैप में ये डेटा कॉपी करेगा। तो हम 350 पे जाके रुक जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, 350 से 400। ऐसे ही यहाँ 50 से 100 है, तो इसको जब नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो 400 पे आके रुक देना इसको। ऐसे ही ये जो स्लैश है, डैश है, इसको पेस्ट कर दो नीचे तक। ठीक है, ये करने के बाद इसको हम कर देंगे सेंटर में, इन सबको हम कर देंगे सेंटर में, यहाँ से जाके सेंटर में कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ताकि अलग दिखे। ये क्लास इंटरवल बन गया। इसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। एक्सेल में एक फंक्शन होता है फ्रीक्वेंसी का, उससे निकालेंगे। लेकिन वो निकालने के लिए ना हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होता है डेटा का रेंज, कि किस डेटा का फ्रीक्वेंसी आप निकालना चाहते हो उसका रेंज बताओ। और एक हमें चाहिए होता है बिन्स एरे। ठीक है, एक हमें चाहिए होता है बिन्स एरे। तो बिन्स एरे क्या होता है समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब हम मैनुअली इस इंटरवल की बात करते हैं कि 0 से 50 में कितने ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, इन सब में ढूंढते हैं 0 से 50 कहाँ कहाँ कितनी बार आया, और वो काउंटिंग यहाँ लिख देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान आपने दिया होगा कि जब हम 0 से 50 की बात करते हैं तो 50 यहाँ कवर नहीं होता, 50 इसमें कवर होता है। ऐसे ही 100 यहाँ कवर नहीं होता, 100 यहाँ कवर होता है। तो ये चीज आपको तो पता है कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, लेकिन ये चीज एक्सेल को नहीं पता। तो एक्सेल को ये चीज बताने के लिए हमें बिन्स एरे बताना पड़ता है कि कहाँ तक जाना है हमें। ठीक है, तो बिन्स एरे क्या हो गया एक्चुअल में, अपर लिमिट से एक कम। ठीक है, तो इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, इज इक्वल टू लिखो ये -1, 50 से एक कम, तो पहले वाले केस में 49 हो गया, और इसी को डबल क्लिक कर दो या नीचे तक पे कॉपी कर दो, तो ये नीचे तक आ गया। ठीक है, तो ये सब एक कम हो गया। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में आपको ध्यान रखना है कि जब हम लास्ट में जो कैलकुलेशन करेंगे ना लास्ट क्लास इंटरवल की, तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो हम चाहेंगे कि 400 यहीं काउंट हो जाए। ठीक है, तो 400 को यहीं काउंट करने के लिए बिन्स एरे में आपको यहाँ 400 देना पड़ेगा, ताकि एक्सेल 400 को लास्ट वाले में इंक्लूड कर ले। तो ये आ गया बिन्स एरे। ठीक है, तो हमारे पास डेटा रेंज भी है और बिन्स एरे भी है। एक चीज़ और, ये जो डेटा आपने फिक्स किया था इसको नाम नहीं दिया हमने, तो नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डेटा सेट 2। याद रखना, डेटा सेट 1 ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में है, तो इसको नाम आपको 2 देना पड़ेगा। तो डेटा सेट 2 इसको नाम दे दिया।
अब आ जाओ कैलकुलेशन पे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। एक चीज का बड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक साथ सभी सेल पे लगता है। जहां तक आपको निकालना है ना, सभी सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माउस से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा निकालना है। और जैसे मैंने बताया, सबको सेलेक्ट करने के बाद ही फंक्शन टाइप करोगे। तो सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू दबा देना, तो पहले सेल में इज इक्वल टू दिख जाएगा आपको। इसके बाद आप टाइप करोगे फ्रीक्वेंसी, FRE टाइप करोगे तो दिख जाएगा। टैब दबा देना। अब देखो ये दो चीजें पूछ रहा है आपसे ना, डेटा एरे, डेटा एरे मीन्स डेटा का रेंज, और एक पूछ रहा है बिन्स एरे। तो डेटा एरे का मतलब जो डेटा का रेंज है, डेटा कहाँ है हमारा, डेटा ऊपर है, जिसको हमने नाम दे दिया है डेटा सेट 2। तो डेटा सेट 2 पे आके टैब दबा दो, डेटा सेट 2 सेलेक्ट हो गया। देखो ऊपर जाके देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया इसने। कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, बिन्स एरे। तो बिन्स एरे क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया। अब 90% बच्चे यहीं एक गलती कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं और उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको एंटर नहीं दबाना, आपको 3 बटन एक साथ दबाने हैं। एक दबाना है कंट्रोल, और उसको दबाए रखिए, फिर शिफ्ट दबा दीजिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखिए और एंटर दबा दीजिए। ये हो गया कैलकुलेट, ठीक है। अब ये ठीक कैलकुलेट हुआ, ये कैसे पता चलेगा, आप इसका सम कर दो, इज इक्वल टू सम, और ये सम आना चाहिए 400, क्योंकि टोटल 400 नंबर थे। अगर ये सम 400 है तो आपका फ्रीक्वेंसी ठीक निकला है। अगर 400 नहीं है तो फ्रीक्वेंसी में आपने गलती की है कैलकुलेशन में। क्या गलती हो सकती है, पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है वो सभी सेल को बच्चे सेलेक्ट नहीं करते। तो आपको याद रखना है, सेलेक्ट ऑल सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड। तो सारे सेल सेलेक्ट करो, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके फिर फॉर्मूला टाइप किया था। दूसरा, बिन्स एरे शुड बी करेक्ट। अब बिन्स एरे में क्या गलती करते हैं बच्चे, यहाँ भी 399 ले लेते हैं, जिससे 400 छूट जाता है उनका। 400 यहाँ कवर होना चाहिए, इसलिए यहाँ 400 आएगा, ठीक है। तीसरी गलती क्या बच्चे करते हैं कि वो सीधा एंटर दबा देते हैं, जबकि एंटर नहीं दबाना, आपको क्या दबाना है, कंट्रोल, उसके साथ शिफ्ट और साथ ही एंटर, ठीक है। तीनों को एक ही बार दबाना है, एक ही समय पे, ठीक है। और इसका सिंपल सा तरीका है, पहले कंट्रोल दबा लो, उसको बिना छोड़े शिफ्ट दबाओ, और दोनों को बिना छोड़े एंटर दबा दो, तो ये आपका आ जाएगा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थी पहली कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछी गई, फ्रीक्वेंसी। कई जगह बस फ्रीक्वेंसी ही पूछेंगे, कई जगह, ठीक है। हो सकता है कुछ में 2 चीज़ें पूछ लें, जैसे यहाँ पे मैंने 4 पूछा है तो चारों चीज़ें नहीं आएंगी, 1-2 चीज़ें ही आएंगी इसमें। फ्रीक्वेंसी के बाद देखो क्या पूछा गया आपसे, सम ऑफ ऑल दी 400 नंबर्स। तो सम कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखो सम ऑफ ऑल दी 400 नंबर्स। तो सम के लिए अभी बताया था, सम फंक्शन होता है, सम लिखा, टैब दबाया, किसका सम करना है, सभी 400 का। तो सभी 400 डेटा का रेंज क्या है, इसका नाम दिया है ना डेटा सेट 2, तो डेटा सेट 2 लिखो, एंटर प्रेस कर दो, सबका सम आ गया। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा है, सम ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 100। तो सम ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो यहाँ पे ना कंडीशन है, सम तो करना है बट कंडीशन के साथ करना है। तो जब भी आपको सम करना हो और कंडीशन के साथ करना हो तो वहाँ यूज होता है सम इफ, ठीक है। सम इफ लिख के टैब दबा दो तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है ये फॉर्मूला आपसे, सबसे पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया। तो रेंज क्या है हमारा, डेटा सेट 2, क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 100। तो आप याद रखिएगा, जो भी क्राइटेरिया आप लिखोगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ग्रेटर देन का साइन लगाओ, और यहाँ लिख दो 100, फिर कॉमा को क्लोज करो, फिर ब्रैकेट बंद करो और एंटर दबा दो। ये आ गया सम ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 100। सपोज करो आपसे पूछा जाता सम ऑफ वैल्यूज लेस देन 200, तो क्या करते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम इफ टैब रेंज में डेटा सेट 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब लेस देन है ना तो लेस देन का साइन लगा देंगे, 200 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, ये आ गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ लास्ट जो पूछा है, काउंटिंग ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन 200। तो हमें क्या करना है, काउंटिंग बतानी है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, काउंटिंग ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 200। तो हमें बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से ज़्यादा है। तो जब आप किसी चीज़ को गिनना चाहते हो ना तो काउंट फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन के साथ काउंटिंग है तो काउंट इफ़ यूज़ होगा। तो काउंट इफ़, देखो काउंट इफ़ ये है, इसको सेलेक्ट कर लो। ये पूछता है आपसे रेंज, तो रेंज में आ जाएगा डेटा सेट कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में ग्रेटर देन 200 कॉमा क्लोज्ड, एंटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा आप क्वेश्चन 1 से ही ये डेटा कॉपी कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ सेल बराबर है। अगर नहीं है तो फिर दोबारा से आपको रैंडम बिटवीन लगा के जनरेट करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना है। ठीक है, both simple and cumulative for a probability data set having mean as 5 and x ranging from 1 to 25। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक जगह लिख लेना है मीन। तो मीन क्या है 5, और आपको बना लेने हैं 3 कॉलम, एक x, एक स्मॉल f(x) और एक बनेगा कैपिटल f(x)। अब हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं वो समझो। ये जो स्मॉल f(x) है ये आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, f(x) बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, ये जो कैपिटल f(x) है ये बता रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन या ग्रेटर, यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है लेस देन इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, 10 से कम। तो अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1, सॉरी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही कई बार हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। तो जब ये इज इक्वल टू वाला यूज़ होता है तो इसको बोला जाता है सिंपल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम स्मॉल f(x) से डिनोट कर रहे हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो क्यूमुलेटिव नेचर की, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहूँ x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल f(x) से। तो मेरा मोटिव यहाँ पे ये था कि मैं आपको लॉजिक बता सकूं कि क्या है स्मॉल f(x) और कैपिटल f(x). तो स्मॉल f(x) है सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, कैपिटल f(x) है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप टॉप पे लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा याद रखिएगा, एक्सेल में कोई अगर रो आपको ऐड करनी हो तो जहाँ ऐड करना है वहाँ जाके यहाँ कर्सर ले जाओ, इसको क्लिक कर दो और कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन कर दो तो एक रो ऐड हो जाएगा। अगर कोई रो हटानी हो तो सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट माइनस करोगे या कंट्रोल माइनस करोगे तो रो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 रो ऐड कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। यह है क्वेश्चन हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया। ये हमने यहाँ पे दे दिया मीन और ये 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या बनाना है।
अच्छा, x कितना लेना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ लिखा है x टू बी रेंज फ्रॉम 1 to 25, x को हमें 1 से 25 तक रेंज करना है, तो x 25 तक जाएगा। तो 1 2 3 टाइप करो और इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो 25 तक, जहाँ 25 पूरा हो जाए वहाँ छोड़ दो, ये 25 तक आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल एफेक्ट्स की। अब क्योंकि एक्सेल यूज़ हो रहा है तो हमें मैनुअली कुछ नहीं करना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन होता है इज इक्वल टू पी ओ आई, टाइप करो आ जाएगा, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये पहले वाला। यहाँ टैब दबा दो, टैब दबाते ही आपसे ये पूछता है एक्स, पहला चीज पूछता है एक्स, तो एक्स हमारा ये है। फिर पूछता है मीन, तो मीन हमारा 5 है। फिर पूछता है क्यूमुलेटिव, कि क्यूमुलेटिव लगाना है या नहीं लगाना, तो स्मॉल एफ एक्स क्यूमुलेटिव नहीं है, तो हम फॉल्स वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए आपको एक्चुअल में क्या करना है, फॉल्स वाले को सेलेक्ट करने के लिए आपको टैब दबा देना है। जैसे जिसको सेलेक्ट करना है उस पर कर्सर ले आओ, जैसे पहले ट्रू पे है, हमें फॉल्स पे जाना है, तो कर्सर नीचे ले जाएंगे और टैब दबा देंगे। अगर टैब से नहीं हो पा रहा तो आप इसको ना माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, डबल क्लिक करके। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, एंटर दबा दो, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसको कॉपी करना है नीचे तक, तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ गड़बड़ हो गई कुछ, ये जो वैल्यू थी किसी में आ रही है किसी में नहीं आ रही, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो हम फॉर्मूला चेक करते हैं, पहले में तो फॉर्मूला ठीक है, एक्स आ रहा है, मीन आ गया। दूसरे सेल पे जाते हैं तो देखो ये तो ठीक चुना इसने, लेकिन मीन की जगह नीचे वाला चुन लिया। तीसरे पे जाओगे तो ये ठीक है, एक और नीचे आ गया। तो दिक्कत ये हुई कि हमें ये जो सेल था ना, ये 5 जहाँ मीन है, ये फिक्स रखना था, इसको एब्सोल्यूट रखना था एक तरीके से, लेकिन हमने इसको फिक्स नहीं किया। हम चाहते थे कि फॉर्मूला कॉपी हो, ये चीज़ तो चेंज हो, ये चीज़ तो चेंज हो, मतलब एक्स तो चेंज होता रहे लेकिन एफ मीन की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें फॉर्मूले को फिक्स करना पड़ता है। तो कैसे फिक्स करेंगे, वापस से फॉर्मूले पे आके डबल क्लिक करो, ये जो B3 है ये सेल हमें फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, B के बीच में कर्सर ले आओ और F4 दबा दो। ठीक है, जैसे ही F4 दबाओगे दोनों तरफ डॉलर लग गया, बी के आगे भी बी के पीछे भी। एंटर दबा दो और अब फिर से डबल क्लिक करो, तो अब देखो ये फॉर्मूला ठीक कॉपी हो गया। ठीक है, तो इसे बोला जाता है फिक्सिंग ऑफ दिस सेल। तो आप जिस सेल को सेम रखना चाहते हो उसे फिक्स कर दो। अब स्मॉल एफेक्ट्स निकल गया, अब बात करते हैं कैपिटल एफेक्ट्स की, जो कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे निकलेगी, अगेन इज इक्वल टू आपको लिखना है पी ओ आई, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, टैब दबा दो, एक्स पूछ रहा है एक्स सेलेक्ट करो, फिर मीन पूछ रहा है मीन सेलेक्ट करो, फिर कॉमा। अब हम चाहते हैं कि क्यूमुलेटिव आए, तो हम ट्रू वाले पे क्लिक कर देंगे, टैब दबा देंगे, ट्रू आ गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। लेकिन फिर से याद रखिएगा B3 को फिक्स करना है, तो B और 3 के बीच में कर्सर ले आइए। ठीक है, और F4 दबा दीजिए, एंटर। ठीक है, अब जिन बच्चों को एक्सेल बिल्कुल नहीं आता तो याद रखना, कर्सर को हम दाएं बाएं करने के लिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन, ये हम एरो की का यूज़ करते हैं, या माउस से भी आप इसको क्लिक करके ला सकते हो। ठीक है, एंटर कर दो और ये प्लस का साइन जहाँ आए वहाँ डबल क्लिक कर दो, ये कॉपी हो जाएगा, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप से या प्लस से। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इतना ही याद रखना है कि ये फॉर्मूला कैसे लगा, बस बाकी तो सेम रहेगा, बाकी आप आसानी से कर लोगे। तो 3 क्या चीज़ें निकालनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक हमें निकालना है स्मॉल एफ एक्स और एक निकालना है कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और एक में जब आप स्मॉल एफ एक्स निकालोगे तो फॉर्मूले में फॉल्स को सेलेक्ट करोगे, और जब कैपिटल एफ एक्स निकालोगे तो फॉर्मूले में आप ट्रू को सेलेक्ट करोगे। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये था आपका क्वेश्चन 5।
ठीक है, इसमें मैं फिर से बता देता हूँ क्या चाहिए। एक तो मीन होना चाहिए आपके पास, एक एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद एफ एक्स, और एफ एक्स आप निकाल सकते हैं। और इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सेंटर में ताकि ये देखने में ठीक लगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब रह गया एक क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन है हमारा रैंक कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे ये डेटा है हमारे पास, 2 एग्जामिनर थे, कोई एग्जामिनर ए और एग्जामिनर बी, उन्होंने 10 स्टूडेंट को मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो हम ये टाइप कर लेते हैं। पहले टाइप कर लेते हैं एग्जामिनर ए, एग्जामिनर ए, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। फिर है एग्जामिनर बी, अब ये सेल भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एग्जामिनर बी। अब इसके मार्क्स टाइप करते जाओ। ए ने कितने कितने मार्क्स दिए, 45, 51, 42, 45, 51, 42, फिर 41, 43, 41, 43, 37, 46, 37, 46, 47 और 42, उसके बाद 49। तो ये मार्क्स दिए हैं एग्जामिनर ए ने। ऐसे ही बी ने दिए हैं 43, 41, 43, 41, 36, 36, 44, 34, 40, 32, 35, 41 एंड लास्ट है 36। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन अगर आपने पढ़ा है पहले तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, रैंकिंग दे देते हैं। तो वहाँ मैनुअली रैंकिंग देते थे, यहाँ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, तो उसकी हेल्प से हम रैंकिंग दे देंगे। आपको याद होगा एक R1 निकालना होता है, एक R2 निकालना होता है। अब ये 1 नीचे जाता है तो इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करके ये नीचे आ गया R1 R2। इसके बाद आपको याद होगा D निकलता है तो D लिख लिया, फिर निकलता है D²। तो D² का 2 हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम यूज़ कर लेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। ये 2 पे आ गया, जिसमें ये डायरेक्ट ना दिखे सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, तो आप यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आप नहीं लगा पा रहे तो सिंपली R1 R2 रहने दो, इसको आप D² ऐसे भी लिख सकते हो, D² ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 की बात करते हैं, R1 कैसे निकलेगा। तो इसके लिए फंक्शन होता है = रैंक टाइप करो, और ये जो रैंक EQ दिख रहा है सेकंड वाला, इसको सेलेक्ट करना है। तो इस पे कर्सर ले आओ, जहाँ पे नीला है वहाँ पे कर्सर है, टैब दबा दो, ये फॉर्मूला खुल गया। अब ये पूछ रहा है नंबर, कि किस नंबर की रैंकिंग जाननी है, तो हमें इसकी रैंकिंग जाननी है। फिर ये पूछता है कि रेफरेंस क्या है, कहाँ चेक करें, तो इनमें चेक करना है, ये पूरा सेलेक्ट करना है। ऐसा मत करना कि क्या 151 से सेलेक्ट करना, नहीं, 45 से 49 तक सेलेक्ट होगा सारा ये सेल। फिर ब्रैकेट बंद, सॉरी, इसके बाद आपसे रेफरेंस के बाद एक चीज़ और पूछता है, ऑर्डर। तो कॉमा लगाओगे तो ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर हमेशा डिसेंडिंग रहता है, तो डिसेंडिंग सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद करो, एंटर कर दो। डिसेंडिंग इसलिए चुना क्योंकि हम हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए डिसेंडिंग चुना। अब ये यहाँ पे लग गया, डबल क्लिक करो, सबका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक दिक्कत और आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, जब आप किसी पे आके F2 दबाओगे, डबल क्लिक करोगे, तो देखो ये फॉर्मूला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि रेंज नीचे की तरफ भाग रही है। क्यों भाग रही है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये वैल्यू तो चेंज हो, जैसे यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाया तो 45 आए, यहाँ जब लगाया तो 51 आए, लेकिन ये जो रेंज थी ये हम चाहते थे सेम रहे। मतलब ये जो A4 से A13 की जो रेंज है ये सेम रहे। तो इसको सेम रखने के लिए सेलेक्ट करके हमें F4 दबा देना है, तो डॉलर लग जाएगा। एंटर करो और डबल क्लिक करो, अब ये ठीक हो गया।
अगर आप देखते कि मुझे गलती कैसे पता चली, तो ऐसे पता चली, देखो यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, मतलब कुछ गलती थी। तो गलती कैसे हमने ठीक की, फॉर्मूले को फिक्स करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज सेम रहनी थी। R1 आ गया, ऐसे ही R2 निकलेगा। रैंक EQ को सेलेक्ट करो, नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा रेंज सेलेक्ट करो, ठीक है, रेंज को कर दीजिए फिक्स। फिक्स करने के लिए सेलेक्ट करके F4, कॉमा ऑर्डर को डिसेंडिंग, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आपका आ गया R2। इसको भी हम डबल क्लिक करके नीचे कॉपी मार देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है D। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, R1 माइनस R2। तो ये सेल सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगा के ये सेल सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा D0। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आई थिंक गलती है। इसको मैं चेंज करता हूँ वैल्यूज़ को, क्योंकि रुकिए, एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ सकता, हो सकता है क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में कुछ गलती हुई है। लेट मी चेक। ये हो गया R1, अच्छा ठीक है ठीक है, फॉर्मूला गलत लग गया मैं कैसे, ओके मैं करेक्ट कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि रैंक 0 D0 नहीं आ सकता। देखिए यहाँ हमें जब R1 हमने निकाला तो क्या लेना था, एग्जामिनर A की वैल्यू उठानी थी। तो A4 लिया, फिर उसका रेंज लिया, एंटर करके ये फॉर्मूला कॉपी कर दिया। जब हम R2 निकालेंगे ना, तो ये एग्जामिनर B का है, मेरे से गलती से एग्जामिनर A ही सेलेक्ट हो गया। तो एग्जामिनर B की पहली वैल्यू सेलेक्ट करो, पहले तो लिखो इज इक्वल टू रैंक EQ, फिर एग्जामिनर B की पहली वैल्यू, कॉमा उसका रेफरेंस, कॉमा डिसेंडिंग और ब्रैकेट बंद। साथ ही आपको क्या करना है, इसको कर देना है F4 से फिक्स, ठीक है। अब एंटर करते हैं, ठीक है, और अब डबल क्लिक करते हैं। तो अब देखिए R2 आ गया, ठीक, ठीक है। अब D आप देखेंगे तो D कैसे निकला, R1 माइनस R2, और इसको हमने कॉपी कर दिया नीचे तक। इसके बाद डी स्क्वायर क्या होता है, D जो निकाला है उसी का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये नंबर, और एक्सेल में ना पावर के लिए हम यूज़ करते हैं इस लेटर का, ये एरो का साइन है, अप एरो वाला, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा आपकी जो आपके कीबोर्ड में जो नंबर्स होते हैं, तो 6 के साथ आपको ये दिखेगा। तो इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, शिफ्ट के साथ 6 दबाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और पावर कितनी करनी है हमें, 2, क्योंकि स्क्वायर करना है। तो E4 पावर 2 ऐसे कर सकते हैं, एंटर दबाएंगे, 9 हो गया। इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, कॉपी हो गया। मान लो आपको ये नहीं आ रहा लगाने, ये की आपको नहीं मिल रही, तो बड़ा आसान सा तरीका है इसका, वो भी देख लो। वो कैसे लगेगा, हमें पता है ना कि इस नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस सेल मल्टीप्लाई बाई दिस सेल, तो E4 इंटू E4 करोगे तो स्क्वायर आ गया वैसे भी, ठीक है। तो डबल क्लिक कर दो, ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आ सकता है। अब ये डी का स्क्वायर आ गया। अब इन सबको हम कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा। अगर आपको ध्यान हो, पहले तो मैं सिग्मा का साइन कॉपी कर लूँ, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो वो होता था इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, डी सिग्मा
डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर, और ये पूरा डिवाइड हो जाता था किससे, अगर आपको ध्यान हो, ये पूरा डिवाइड हो जाता था n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से n क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। अब ये मैं फॉर्मूले को थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये डी स्क्वायर है एक्चुअल में, और ये n क्यूब माइनस n है, ठीक है, n क्यूब माइनस n है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आप बुक में देखेंगे मिल जाएगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर का सम चाहिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम टैब, ये सम आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन 1 लिख लिया, माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 लिखो, और 6 के साथ क्या लेना है, मल्टीप्लाई में ये आ गया सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 इंटू डी स्क्वायर है एक्चुअल में सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, n क्यूब माइनस n से। तो n क्यूब क्या है, ये नंबर, ये कितने नंबर थे टोटल, ये टोटल 10 स्टूडेंट थे, तो n क्या हो गया 10, तो 10 की पावर, पावर का साइन 3 माइनस 10, ये किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो ये आ गया आपका रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। अब आपको ये 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम जो करना है ना, उसके लिए आपको 1 ही घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आप एग्ज़ाम तभी कर पाएंगे जब आपको पहला बात फंक्शन याद हो, दूसरा आपकी स्पीड हो। फंक्शन याद करने की उतनी खास भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं क्वेश्चन 1 से आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। मीन निकालना है, मीन क्या होता है, एवरेज, तो जैसे ही आप इज इक्वल टू लिख के एवरेज लिखोगे आ जाएगा। मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन नाम से ही फॉर्मूला है, मोड के लिए मोड नाम से, एसडी के लिए याद रखना पड़ेगा एसटीडी, जैसे स्टैंडर्ड लिखते हैं ना, तो एसटी याद रखो, और डेविएशन डीवी से याद रखो। कुर्टोसिस आसान है, के यू आर लिखोगे आ जाएगा, स्क्यूनेस के लिए एस की ई डब्ल्यू लिखोगे आ जाएगा, मैक्सिमम के लिए एम ए एक्स, मिन के लिए मिन, तो ये तो बड़े आराम से आ जाएंगे। फिर ये याद रखना कि डेटा को हमने पहले जनरेट किया, फिर फिक्स किया। फिक्स कैसे किया, कॉपी किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ में जाके एंटर कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में आपको सिंपल कोरिलेशन निकालना था पहले, उसके लिए कोरेल फंक्शन यूज़ किया। रिग्रेशन लाइंस या रिग्रेशन इक्वेशन के लिए आपको बेसिक थोड़ा अगर पता है तो आप ये भी कर लोगे, डायग्राम इंसर्ट से किया हमने, और रिग्रेशन कॉफिशेंट अगेन आपने रिग्रेशन पढ़ा होगा तो वहाँ से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला दोनों में यूज़ किया है हमने। क्वेश्चन 3 इंडेक्स नंबर है, इसके लिए भी अगर आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे निकल जाएगा। क्वेश्चन 4 अगेन फ्रीक्वेंसी का था, तो सेम क्वेश्चन 1 की तरह डेटा जनरेट किया, क्लास इंटरवल लिखा, बिन्स एरे लिखा, और एफ निकाल लिया। स्टेप ये ध्यान रखना कि हमें क्या क्या इसमें प्रिकॉशन रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया 3 कॉलम बनेगी, पहले एक्स, एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स। एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है कहाँ से कहाँ तक जाना है, मीन दिया है, ये दोनों हमने इन दोनों फंक्शन से निकाल लिए। और क्वेश्चन 6 रैंक कोरिलेशन का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ है वो डाल दूंगा, प्लस ये जो एक्सेल फाइल है ये डाल दूंगा। तो मान लो आपको किसी फॉर्मूले में दिक्कत होती है तो आप क्या करना, उसके फॉर्मूले पे आके डबल क्लिक कर देना, फॉर्मूला खुल जाएगा। फॉर्मूला जब खुलेगा तो आप देख सकते हो कि वहाँ मैंने क्या सेलेक्ट किया है
या क्या कमांड दी है, तो वहाँ से आप अपने में भी देख के लगा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।